नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की लाइव क्लास में। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय उसका सिलेबस बताने जा रहे हैं कि द्वितीय वर्ष में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर है जिनको हमें अध्ययन करना है या जिनको हमें पढ़ना है। कुल मिला के 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पूरा सिलेबस जो है वो 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। इन 5 इकाइयों में से आपके लिए कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है, तो वह हम आज बताने जा रहे हैं आपको। इकाई प्रथम में आपके चैप्टर है सामंतवाद का उत्थान एवं पतन, पुनर्जागरण, अर्थ, कारण, धर्म सुधार आंदोलन, कारण, मार्टिन लूथर की भूमिका, वाणिज्यवाद, अर्थ, विशेषताएं एवं प्रभाव। तो इकाई प्रथम के अंतर्गत आपके ये सारे चैप्टर है, जिनमें से सामंतवाद का उत्थान एवं पतन, पुनर्जागरण, अर्थ एवं कारण, धर्म सुधार आंदोलन, कारण, मार्टिन लूथर की भूमिका और वाणिज्यवाद, अर्थ, विशेषताएं एवं इसके प्रभाव। तो हल्की सी जानकारी कि सामंतवाद क्या है। आप जानते हैं प्राचीन काल में सामंत प्रथा या जागीर प्रथा हुआ करती थी, जिन्हें सामंत भी कहते थे, कहीं जागीरदार भी कहा जाता है। तो ये सामंत शब्द जो है वह शुरुआत सामंतवाद की यूरोप से होती है और इसकी मध्ययुगीन यूरोप की यह एक सामंतवाद प्रमुख विशेषता रही है। इसे अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडल शब्द की उत्पत्ति फ्यूडम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जागीरदार होता है। सामंतवाद के उदय के मूल में मध्ययुगीन यूरोप में अराजकता एवं अशांति रही है। यानी सामंतवाद का उदय क्यों हुआ यूरोप में, इसकी प्रारंभ सामंतवाद का कारण क्या था जिसके कारण जो है सामंतवाद का उत्थान हुआ या उदय हुआ। तो इसके मूल में जो है उस समय तत्कालीन समय में यूरोप के अंतर्गत जो अराजकता फैली हुई थी, अशांति फैली हुई थी, जिसकी वजह से जो है सामंतवाद का उत्थान हुआ। यानी जो शासक वर्ग था उन्होंने अपने शासन काल में जो अपनी संगठन को बनाने के लिए, अपनी सेनाओं को रखने के लिए या अपनी जागीरों को या जमीनों को एक ऐसी विशेष व्यवस्था के अंतर्गत बांट दी ताकि जो है उससे सुविधा हो सके। तो उन क्षेत्र को जो बांटा गया, जागीरें प्रदान की गई, तो उनमें एक विशेष मुखिया को प्रदान की गई, जिसके कारण जो है उसका काम जो दूसरा होता था। तो इस कारण जो है उस अशांति और अराजकता को समाप्त करने के लिए शासक वर्ग द्वारा जो कदम उठाया गया वही सामंतवाद था। इसके मुख्य 2 स्वरूप थे। सामंतवाद के तत्कालीन समय में मुख्य 2 स्वरूप थे। एक तो राजनीतिक स्वरूप था और दूसरा इसका आर्थिक स्वरूप था। एक राजनीतिक यानी शासक को जो है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने सामंतों का जो सामंतों के पास जो सेना होती थी या जो भी होता था उनका उपयोग कर सके, और इसलिए इसका एक राजनीतिक कारण भी था और दूसरा इसका आर्थिक कारण भी था, ताकि जमीनों में जो लगान वगैरह जो व्यवस्था करनी होती थी तो उन्हें किसी एक जागीरदार को सौंप दी जाती थी। वही सारे कार्य जो है जनता से वसूली करके इनको शासक वर्ग को सौंप दिया करता था। तो इस कारण तो सबसे पहले सामंतवाद का उदय जो है वो यूरोप से ही प्रारंभ होता है और इसके मूल में जो है उस समय फैली अशांति और अराजकता का माहौल था, जिसके कारण सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतवाद के पतन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा तो जो है सामंतों के विरोध में आंदोलन हुए, क्रांतियां हुई या उनका जोरदार विरोध होने लगा। इसके पीछे भी कई कारण थे कि सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। तो जब सामंतों ने अपनी जनता पर या प्रजा पर जो उनके अधीन होती थी उन पर घोर अत्याचार करना शुरू कर दिया, निर्ममतापूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया, उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया, तो जो है धीरे धीरे जनता में उन सामंतों के खिलाफ जो है आक्रोश उत्पन्न होने लगा और यही आक्रोश जो है बाद में विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। और
इससे जो है फिर धीरे धीरे सामंतवाद का पतन होता है। तो इसके पतन के क्या कारण थे कि सामंतवाद का उदय होने के बाद जो है उसका पतन क्यों हुआ, तो इसके पीछे भी कई कारण गिनाए जाते हैं। तो उनमें से मुख्य कारण ये थे कि एक तो जो सामंत वर्ग था, जिसे जागीरदार भी कहा जाता है, तो सामंतों का जो है व्यवहार बहुत ही अत्याचारपूर्ण हुआ करता था, जिसके कारण जनता में उनके विरोध जो है असंतुष्ट थी, जनता असंतुष्ट थी और जनता के मन में उनके प्रति घृणा या विद्रोह की भावना पनपने लगी। दूसरा, बारूद का प्रयोग। जब बारूद का निर्माण किया गया और उसका फिर सेना के लिए प्रयोग होने लगा बंदूकों में, तब जो है राजाओं ने अपनी स्थायी सेना का गठन करना प्रारंभ कर दिया और स्थायी सेना में जो है इस आधुनिक जैसे बारूद का प्रयोग बंदूकों के अंतर्गत, तो उन सेनाओं को बंदूकों से लैस कर दिया गया। तो इस कारण जब सामंतों की जो है जरूरत कम पड़ने लगी और सामंतों का मान सम्मान जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा, तो इसका यह भी कारण था कि जो बारूद का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण जो है सामंत व्यवस्था का पतन हुआ। और इसके साथ साथ एक और कारण, जैसे राजाओं ने जो है पहले सेनाएं सामंतों के पास होती थी, जब भी युद्ध होता था तो राजा सामंतों को जो है सूचना भेजता था या सामंतों से सेना इकट्ठी करता था। लेकिन अब जो है राजाओं ने स्थायी सेना का गठन करना शुरू कर दिया, जिससे सामंतों की जरूरत पड़ना बहुत कम हो गई, क्योंकि कई बार सामंत जो है विद्रोह कर देते थे और विद्रोह स्वरूप जो है राजा को बहुत परेशानियां या कठिनाइयां होना शुरू हो जाती थी। तो इससे बचने के लिए जो है राजाओं ने या शासक वर्ग ने जो है अपनी खुद की स्थायी सेना का गठन करना शुरू कर दिया, जिससे भी सामंतवाद का पतन हुआ। और इसके साथ साथ 1095 से लेके 1453 ईस्वी तक जो है धर्म युद्ध लड़े गए और इन धर्म युद्धों के कारण जो है सामंतवाद का भी पतन माना जाता है। तो इस प्रकार सामंतवाद के बहुत सारे पतन के कारण थे, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। फिर है पुनर्जागरण, इसका अर्थ और कारण। पुनर्जागरण क्या था, इसका क्या अर्थ था और इसके क्या कारण थे, पुनर्जागरण होने के क्या कारण थे, तो इसके बारे में कि पुनर्जागरण काल वस्तुतः मध्यकाल एवं आधुनिक काल के मध्य पुल या सेतु है। विद्वान मानते हैं, उनका कहना है कि पुनर्जागरण जो काल है वह मध्यकाल और आधुनिक काल, इसके बीच सेतु या पुल है। पुनर्जागरण सर्वप्रथम यूरोप में इटली में प्रारंभ हुआ और इसके पीछे भी कई कारण थे कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, इसके पीछे कई कारण थे। पुनर्जागरण उस नवीन बौद्धिक मन स्थिति का प्रतीक है जो यूरोप को धीरे धीरे आधुनिकता के द्वार पर ले आई। पुनर्जागरण जो कहा जाता है वह उस नवीन बौद्धिक मन स्थिति का प्रतीक है, यानी जब बुद्धि का विकास हुआ या चेतना का विकास हुआ, जब जनता में जागरूकता फैली, तो जिससे जो है लोग उन शासक वर्ग या जो थे उनके अत्याचारों, शोषण और उनकी नीतियों को समझने लग गए धीरे धीरे, तो उनमें बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, जिससे जो है वह आधुनिकता की ओर बढ़ने लगे। और यही कारण था कि इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। शाब्दिक अर्थ का इसका कहें कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी पुरानी सुप्त यानी सोई हुई, किसी पुरानी सुप्त अर्थात सोई हुई ऐतिहासिक प्रक्रिया का पुनः जाग जाना पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण यानी पुनः जागना या जागरण करना अर्थात पुनः जागना। तो इस प्रकार किसी पुरानी सोई हुई व्यवस्था या ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसका पुनः जाग जाना ही पुनर्जागरण कहलाता है। इसके पीछे अनेक कारण थे कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जिनमें से कुछ कारण हैं जैसे धर्म युद्धों एवं पूर्वी देशों का संपर्क। जब धर्म युद्ध होने लगे, धर्म युद्ध हुए, बहुत सारे धर्म युद्ध लड़े गए, तो उन धर्म युद्धों से जो है एक दूसरे के देशों के बीच में संपर्क स्थापित हुआ, पूर्वी देशों से लोगों का मिलना जुलना हुआ, तो जिसके कारण भी उनके अंतर्गत जो है उनके संपर्क में आने से जो है पुनर्जागरण का कारण बना या पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ आर्थिक परिवर्तन, जब लोगों में जागरूकता आई
जब उनके रोजगार के साधन बढ़ने लगे तो उनके आर्थिक परिवर्तन होने लगा, तो जिसके कारण भी जो है पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ कागज का प्रयोग एवं छापेखाने का आविष्कार, उसके बाद जब कागज का आविष्कार किया गया और उसके छापेखाने का प्रयोग किया गया तो कई ऐसे लेखकों ने अपने लेखनी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने जो है जन चेतना या जनता में जागृति फैलाने का काम किया, जिससे धीरे धीरे जनता जागृत हुई। तो ये कागज का प्रयोग और छापेखाने का आविष्कार भी पुनर्जागरण के का कारण बना। इसके अलावा कस्तूरदुनिया पर तुर्कों का अधिकार, कस्तूरदुनिया जो था उस पर तुर्कों का अधिकार हुआ, तो यह कारण भी जो है पुनर्जागरण का कारण था। इसके अलावा पूर्व एवं पश्चिमी के संपर्क का केंद्र मंगोल राज्य, और इसके बाद जो पूर्व और पश्चिम का जो केंद्र राज्य था मंगोल राज्य, यह भी जो है इस पुनर्जागरण का कारण बना। इसके अलावा स्कॉटलिस्ट विचारधारा एवं तर्क बुद्धिवाद, इसके अलावा जो है स्कॉटलिस्ट विचारधारा, जो एक विचारधारा चली स्कॉटलिस्ट धारा, और इसके साथ साथ तर्क बुद्धिवाद, यानी लोगों में जब चेतना जागृत हुई तो पोप का कहें या चर्च का कहें या किसी अन्य शासक वर्ग का कहें, तो जो है उनकी जो बातें थी वो सही है या गलत है, वह शोषण कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जब जनता में चेतना जागृत हुई और तर्क बुद्धि का विकास हुआ तो उन्होंने जो है किसी भी बात को, वो जो प्राचीन बातें थी या अंधविश्वासी बातें थी या ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें जो हम पढ़ेंगे, जिनसे जो है उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया अपनी तर्क शक्ति के द्वारा। यही कारण भी बना था पुनर्जागरण का कारण। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, कारण मार्टिन लूथर की भूमिका। तो धर्म सुधार आंदोलन में जो है बाद में जब पोप की बहुत शक्तियां बढ़ गई और पोप ने जो है विशेष पोप का महत्व हुआ करता था, जब पोप की बहुत सारी शक्तियां बढ़ गई, विशेषाधिकार बढ़ गई, तो जो है लोगों ने उनको, जो विद्वान थे, उन्होंने जनता में जागृति फैलाने का काम किया। और इसके बाद जो है जनता भी जागरूक हुई और उन एक अलग से जो है उनकी व्यवस्था पनपने लगी। तब जो है धर्म सुधार आंदोलन भी प्रारंभ हुआ और इस कारण जो है धर्म सुधार आंदोलन भी प्रारंभ हुआ, जिसे इंग्लिश में रिफॉर्मेशन कहा जाता है। यूरोप में ईसाई धर्म के प्रति 16वीं शताब्दी में घटित हुई उस धार्मिक असंतोष एवं विप्लव को कहा जाता है। यानी धर्म सुधार आंदोलन किसे कहा जाता है, तो यह जो है यूरोप में ईसाई धर्म के प्रति 16वीं शताब्दी में घटित हुई उस धार्मिक असंतोष एवं विप्लव को कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म के अनुयायी स्पष्ट दो भागों में बंट गए। यानी जो प्राचीन धर्म चल रहा था, जो पोप का राज चल रहा था, जिसमें पोप सबसे प्रमुख था, उसकी आज्ञाएं ही सर्वप्रमुख थी, यहाँ तक कि राजा भी उसका सम्मान करना पड़ता था, राजा को भी मानना पड़ता था। लेकिन फिर जो है धीरे धीरे लोगों में जागरूकता हुई, विद्वानों ने उनको जागरूक किया, तो जो है उसके बाद जो है उन धार्मिक जो व्यवस्था थी उसके प्रति लोगों में असंतोष पनपने लगा, क्योंकि पोप जो है, इसमें कई ऐसे कारण थे। इसके कारण क्या थे कि लोगों ने इसका विरोध करना क्यों शुरू कर दिया, तो इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे पोप जो है वो विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, या फिर जो है उनके नैतिक आचरण गिर गया था, या फिर उन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिनसे जो है लोगों में उस पोप के प्रति जो है असंतोष व्याप्त होने लगा, जिससे धर्म सुधार की आवश्यकता पड़ी, उनमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। और फिर जो है मूलतः ईसाई धर्म जो है दो भागों में बंट गया, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो इसका भी यही था। और इसके ऐसे बहुत सारे कारण थे कि धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। तो इसके बहुत सारे कारण थे, जिनमें से जैसे एक कारण कहें तो राष्ट्रीय भावना एवं निरंकुश राजतंत्रों का उदय, लोगों में राष्ट्रीयवाद का जन्म हुआ, राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ, और इसके साथ साथ निरंकुश राज्यों का भी उदय हुआ, ये कारण था। दूसरा, आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न समृद्धि एवं व्यक्तिवादिता, लोगों में जब आर्थिक संपन्नता आ गई तो जो है उसमें विचारों के में भी परिवर्तन होने लगा, और इसके साथ साथ जो है व्यक्तिवादिता भी प्रारंभ होने लगी, जिससे धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ चर्च की खोखली सिद्धांत परकता, विलासिता एवं अनाचार, जो चर्च था
उसके अंतर्गत जो जितने भी पोप आते थे, जो मुखिया होते थे, पोप जिन्हें कहा जाता था, तो उनका जो है व्यवहार बड़ा ही अनाचारपूर्ण होने लगा। धीरे धीरे उनमें भी नैतिक पतन होने लगा। इसके साथ साथ वो विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। दूसरों को तो उपदेश देते थे और अच्छे अच्छे, लेकिन खुद विलासपूर्ण जीवन जीते थे, आरामदायक जीवन जीते थे। इसके साथ साथ उन्होंने मुक्ति पत्र भी बेचना शुरू कर दिया कि जो है इतने रुपए में जो है आपको मोक्ष पत्र या मुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और आपका जो है मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था जब पनपने लगी तो जो विद्वान हुए कुछ, उन्होंने जो है जनता में जागरूकता फैलाई कि ये जो मुक्ति पत्र या मोक्ष पत्र बांटा जा रहा है इसका कोई महत्व नहीं है। पोप ईश्वर नहीं है जिसके द्वारा जो मोक्ष प्राप्त हुआ जा सकता है, या फिर पैसे देके या धन देकर जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसी चीज़ें जो है जब जनता को बताई गई, जनता में जागरूकता फैलाई गई, तो जिसके कारण स्वरूप जो है जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया और उससे जो है धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति हुई। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कारण थे जिससे जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, ये भी है। और इसका प्रमुख तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रमुख तत्कालीन कारण ये था कि सन 1517 ईस्वी में पोप के प्रतिनिधि टेट जेल द्वारा अनुग्रह पत्रों या क्षमा पत्रों की बिक्री, बताया मैंने कि किस प्रकार जो है उन्होंने क्षमा पत्र या मोक्ष पत्र की जो है बिक्री करना शुरू कर दिया। तो ये जो है उसका तात्कालिक कारण था और कुछ विद्वानों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसके फलस्वरूप जो है धर्म सुधार आंदोलन की प्रारंभ हुआ। इसके बाद इकाई प्रथम का लास्ट चैप्टर है वाणिज्यवाद, अर्थ, विशेषताएं एवं प्रभाव। वाणिज्यवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका प्रभाव। तो वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद 16वीं से 18वीं शताब्दी के यूरोप में प्रचलित वह आर्थिक सिद्धांत व व्यवहार था जो राजकीय नियमों द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल प्रोत्साहित किया गया। सरल शब्दों में कहें तो किसी राष्ट्र द्वारा व्यापार को एक मुहिम या अभियान के रूप में संचालित करने को वाणिज्यवाद कहा जाता है। यानी किसी देश द्वारा, किसी राष्ट्र द्वारा व्यापार को एक अभियान के रूप में उसे प्रगति के रूप देना और उसके अनुकूल करना, अर्थव्यवस्था को अनुकूल करने का प्रोत्साहन करना, ये जो है वाणिज्यवाद कहा जाता है। वाणिज्यवाद की विशेषताएं क्या हैं, वाणिज्यवाद की क्या क्या विशेषताएं थी, तो इसमें से थोड़ी बहुत विशेषताएं जिनका हम जिक्र करते हैं वो बाद में इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इनकी विशेषताएं थी व्यापार पर अधिकाधिक भाग पर नियंत्रण, व्यापार संतुलन को देश के पक्ष में करना, और जैसे कच्चा माल है तो उनके आयात को प्रोत्साहित करना और तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहित करना, ये वाणिज्यवाद के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ जो है वर्तमान पूंजीवाद, इसके प्रभाव के रूप में देखें तो वर्तमान पूंजीवाद, मध्यम वर्ग का उदय, वाणिज्य विपणन, मंडी, बैंकिंग, मुद्रा बाजार को गतिशीलता आदि इसके प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आपके इकाई प्रथम के चैप्टर, जिनका हम जो है बाद में क्रमशः अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से सुन लें कि कौन कौन से है। तो इकाई प्रथम में सामंतवाद का उत्थान एवं पतन, पुनर्जागरण, अर्थ, कारण, धर्म सुधार आंदोलन, कारण, मार्टिन लूथर की भूमिका, वाणिज्यवाद, अर्थ एवं विशेषताएं व प्रभाव, ये है आपका इकाई प्रथम। इकाई दो के अंतर्गत आपके जो है चैप्टर कौन कौन से है, तो इकाई 2 में है कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, इसके कारण और परिणाम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं महत्व, फ्रांसीसी क्रांति, कारण एवं परिणाम। तो इकाई 2 में आपके ये चैप्टर हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो कृषि क्रांति यानी जब कृषि व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा, नवीन तकनीकी का प्रयोग होने लगा और कृषि में जहां परंपरागत साधनों के बजाय मशीनों से जो है उत्पादन किया जाने लगा, तो उसे कृषि क्रांति कहा जाता है, उस समय को कृषि क्रांति कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो है औद्योगिक क्रांति भी हुई। जब कृषि क्रांति हुई तो उसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति भी हुई, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। उद्योगों में भी यही जो जिस प्रकार कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कृषि में उत्पादन बढ़ा सके, मानव श्रम कम लगे, इसी प्रकार जो है
औद्योगिक क्रांति में भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों से कम समय में अधिक माल उत्पादन करना और किस तरह से उसका व्यवस्था करना, विपणन करना। तो ये सारी बातें जो है औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आती है। इसके बाद गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड में हुई 1688 ईस्वी के 1688 ईस्वी में, इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है और इसके साथ साथ इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो इसे रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्यों कहा जाता है कि जो प्राचीन काल में या आज के काल में वर्तमान में भी देखें, कोई भी क्रांति होती है ऐसी, तो उसमें क्रांति के दौरान खून खराबा, रक्त अवश्य बहता है, खून खराबा भी होता है। लेकिन इंग्लैंड में जो 1688 ईस्वी में क्रांति हुई उसमें बिना खून बहाए तख्त को पलट दिया। इस कारण जो है उसे गौरवपूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं महत्व। अमेरिका जो आज विश्व शक्ति मानी जाती है, लेकिन उस समय जो है इंग्लैंड का एक औपनिवेशिक राज्य था जिसमें जिस पर इंग्लैंड का अधिकार था। लेकिन जब इंग्लैंड ने अमेरिका का शोषण करना प्रारंभ कर दिया, अपने उपनिवेशों में ज़्यादा लगान लगाकर या कर व्यवस्था लगाकर या चीज़ों पर भारी बिक्री कर लगाकर उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। विशेष रूप से चाय वाला भी सिस्टम हटाया, आगे हम पढ़ेंगे का चाय का, बोस्टन टी पार्टी के बारे में भी। तो इसके बाद जो है अमेरिका के लोगों में भी एक राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ कि हम जो है किसी बिना प्रतिनिधि के, क्योंकि उस समय अमेरिका का कोई प्रतिनिधि नहीं था इंग्लैंड में अंतर्गत, तो उनमें जागरूकता हुई। उन्होंने ये कहा कि बिना प्रतिनिधि के हम कर नहीं दे सकते। उन्होंने विरोध कर दिया। धीरे धीरे क्रांति जो है बढ़ने लग गई और क्रांति ने जो है बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लिया और धीरे धीरे जो है अमेरिका स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगा और आखिर में जो है इस औपनिक व्यवस्था से बाहर निकल गया और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो 17वीं शताब्दी में ये सब घटनाएं घटित हुई। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे? तो इन कारणों में से कुछ कारण जो है वो थे राजनीतिक मतभेद होने लगे एक दूसरे के साथ। दूसरा आर्थिक संघर्ष होने लगा और इसके साथ साथ धार्मिक आयाम भी थे इसके कारण। और इसके साथ तात्कालिक कारण क्या था कि चाय नीति। मैंने आपको पहले बताया कि चाय पर जो है कर लगाया गया था और किस प्रकार जो है अमेरिका के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और फिर जो है चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया, कैसे हमला करके उस पर कब्जा करके जहाज पर। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे बाद में। तो इकाई सेकंड में आपके मुख्य चैप्टर है कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, इसके कारण और परिणाम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं महत्व, और फ्रांसीसी क्रांति, कारण एवं महत्व। ये इकाई 2 के चैप्टर। इकाई 3 के अंतर्गत आपके कौन कौन से चैप्टर है जिन्हें हमें पढ़ना है? वह है 19वीं 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार, नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, नवीन साम्राज्यवाद का उदय। तो इकाई 3 में आपके ये चैप्टर है। इनके अंतर्गत हम जो है इसको पढ़ेंगे 19वीं 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार, यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जो इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था में क्या क्या सुधार हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो जो है नेपोलियन बोनापार्ट, इसके नाम का अगर हम शाब्दिक अर्थ कहें तो इसके नाम का शाब्दिक अर्थ होता है घाटी का शेर। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में हुआ। हालांकि इनके जो पूर्वज थे वो इटली के निवासी थे, लेकिन बाद में जो है ये फ्रांस के कोर्सिको नगर में आ गए, तो जो है वहाँ के कोर्सिको द्वीप में रहने लग गए। तो इसलिए उनका नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिको द्वीप फ्रांस में ही होता है। और फिर जो है 17 वर्ष की आयु में ही नेपोलियन को तोपखाने का सहायक लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट में कुछ विशेष प्रतिभाएं थी जिससे वो धीरे धीरे जो है कम उम्र में ही काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और महज 17 वर्ष की उम्र में ही उसे जो है एक तोपखाने का सहायक या लेफ्टिनेंट बना दिया गया।
उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के बारे में कि यूरोप की संयुक्त व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार की थी, उसके बारे में। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे इटली एवं जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी जो उस समय बिखरा हुआ था, लेकिन फिर जो है उनके एकीकरण के लिए क्या क्या प्रयास हुए और किन किन परिस्थितियों में और किन के प्रयासों से जो है इटली का एवं जर्मनी का एकीकरण हुआ, उनको एक किया गया। तो इस प्रकार इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। जैसे इटली के एकीकरण के बारे में बात करें तो इटली के एकीकरण के बारे में जो है बहुत कुछ लोग थे जिन्होंने जो है इस एकीकरण के रूप में प्रयास किया या इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, जिनमें से जैसे मेजिनी, कैवूर, गैरिबाल्टी आदि जो है प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने जो है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ साथ जर्मनी के एकीकरण में मुख्य रूप से बिस्मार्क का जो है वह हाथ था, जिसकी वजह से जो है जर्मनी का एकीकरण हो पाया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। फिर नवीन साम्राज्यवाद का उदय, उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी में नवीन साम्राज्यवाद पनपा, उसका उदय कैसे हुआ, क्या कारण थे, तो उसको हम पढ़ेंगे विस्तार से अगले क्लास में। तो ये थे आपके इकाई 3 के टॉपिक कि 19वीं 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार, नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, नवीन साम्राज्यवाद का उदय। तो इकाई 3 के अंतर्गत आपके ये टॉपिक है जिनका हम जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत हमारे टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध कारण एवं परिणाम, बोल्शेविक क्रांति कारण एवं परिणाम, पेरिस शांति समझौता 1919, इसके बारे में। यानी हम जो है इसमें चौथी इकाई में हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध कारण एवं परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध जो पहला विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी भयंकर युद्ध हुआ जिनमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया, और तो इसके क्या कारण थे, इसके परिणाम क्या हुए, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो प्रथम विश्व युद्ध था वह 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होता है और लगभग 11 नवंबर 1918 तक चला। यह युद्ध बड़ा विनाशकारी युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध। तो यह युद्ध जो है लगभग 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन, कुल मिला के 1565 दिन तक चला। और इसमें जो है मुख्य रूप से 2 शक्तियाँ थी, जिसमें एक मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र कहते हैं उसमें, जैसे मित्र राष्ट्रों में जो है इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया, जापान ये थे। तो दूसरी शक्ति में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की ये थे। तो कुल मिला के 36 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। और यह युद्ध जो है वह 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक कुल 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन, अर्घ दिनों की बात करें तो 1565 दिन कुल जो है युद्ध चला। और इसके क्या कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के, तो इसके कारणों में हम देखें तो एक तो ये कारण था कि यूरोप जो था वह 2 गुटों में विभक्त हो गया था। एक गुट मित्रों का, दूसरा शत्रुओं का, यानी जिन अपने अपने गुटों में 2 गुटों में विभाजित हो गया था। तो प्रमुख कारण इसका ये भी था। इसके बाद साम्राज्यवाद की वादी आकांक्षा, जो महाशक्तियां थी, जो बड़े बड़े राजा थे, वह जो है अपने औपनिवेशिक बनाने के लिए दूसरे छोटे छोटे देशों पर कब्जा करने लग गए, जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और एक दूसरे के शत्रु होते गए। और यही कारण था, यही साम्राज्यवादी आकांक्षा जो है धीरे धीरे फिर विश्व युद्ध का कारण बनी। और इसके साथ साथ अस्त्र बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा, हर देश अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था और इस शक्ति बढ़ाने में अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता होती थी। तो जो है हर देश में ये प्रतिद्वंद्विता बढ़ती गई और यह भी एक कारण था विश्व युद्ध का। इसके साथ साथ समाचार पत्रों का योगदान, समाचार पत्र क्योंकि छापे खाने का आविष्कार हो चुका था, कागज का आविष्कार हो चुका था, तो जो है प्रत्येक देश अपनी प्रशंसा में या दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए वहाँ के लोगों ने जो है या वहाँ के पत्रकारों ने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखना प्रारंभ कर दी, जिससे देशों के बीच में मनमुटाव प्रारंभ हो गया। तो ये भी कारण था कि समाचार पत्रों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इसके साथ साथ कैसर विलियम
सेकंड जो था उसका चरित्र और उसकी नीतियां भी विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। और इसका तात्कालिक कारण क्या था कि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो इसका कारण तो अनेक थे, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण यह था कि बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में सर्बियाई युवकों द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, जो सर्बिया के युवक थे उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया में हत्या कर दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया, जिसका राजकुमार मारा गया था अपनी पत्नी सहित उनकी हत्या कर दी गई थी, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी और एक जो है मांग पत्र भेजा कि आपको जो है ये मांगे हमारी माननी है, अगर उसकी क्षतिपूर्ति या हमारी मांगे नहीं मानोगे तो जो है हम आप पर हमला कर देंगे या आक्रमण कर देंगे। तो सर्बिया ने उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। तब जो है ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी और यही युद्ध की घोषणा के बाद ही जो है विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे अपने अपने मित्रों के साथ जुट जाते हैं और विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेता है। तो ये इसके कारण थे। परिणामों में बहुत सारे परिणाम हैं जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या परिणाम हुए प्रथम विश्व युद्ध के। दूसरा चैप्टर है बोल्शेविक क्रांति, कारण और परिणाम। बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, जो 1917 में रूस में जार के विरुद्ध हुई, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम थे, कि क्रांति क्यों हुई, तो इसके बारे में। फिर जो है अगला इकाई 5 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नाजीवाद एवं फांसीवाद का उदय, राष्ट्रसंघ जन्म, उद्देश्य, संगठन एवं इनकी उपलब्धियां और असफलता के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध, कारण एवं परिणाम, संयुक्त राष्ट्र संघ जन्म एवं संगठन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि नाजीवाद एवं फांसीवाद जो है वह कहाँ का पनपा। जैसे जर्मनी में नाजीवाद पनपा तो जो है इटली में फांसीवाद पनपा। नाजीवाद का मुखिया हिटलर माना जाता है, तो फांसीवाद का मुखिया जो है मुसोलिनी माना जाता है। और मुसोलिनी डार्विन के सिद्धांत पर काम कर रहा था, यानी उसे डार्विन के सिद्धांत से बहुत प्रभावित था वह, और वह कहा करता, जैसे डार्विन ने कहा था कि जीवन संघर्ष की प्रतिस्पर्धा में वह राज्य ठहर नहीं सकते और फिर जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत पर काफी प्रभावित थे वो। और फिर जो है और मुसोलिनी युवकों से कहा भी करता था कि तुम खतरनाक बनकर जीवन बिताओ, यानी तुम इतने खतरनाक बनकर ही अपना जीवन बिताओ। तो इसके बारे में हम विस्तार से नाजीवाद एवं फांसीवाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है राष्ट्रसंघ, इनका जन्म, उद्देश्य, संगठन एवं उपलब्धियां। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ने लगी ताकि जो है फिर से ऐसा युद्ध नहीं हो। तो इसके जो है परिणाम स्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। इसे 10 जनवरी 1920 को वर्साई संधि लागू होने के साथ ही राष्ट्रसंघ का जन्म हो गया, जिसमें इसके मुखिया जो है विशेष रूप से वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे जो है प्रेरणा लेकर या उनके कारण जो है राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ही जो जन्मदाता था यानी अमेरिका, वह खुद ही इस राष्ट्रसंघ से अलग हो गया, जिससे राष्ट्रसंघ की शक्तियां कमजोर हो गई और धीरे धीरे इसका जो है पतन हो गया या इसके असफल हो गया ये राष्ट्रसंघ। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका जन्म कैसे हुआ राष्ट्रसंघ का, इसके राष्ट्रसंघ बनाने के उद्देश्य क्या थे, मुख्य जो है वो युद्धों से बचाव के लिए। फिर इसका संगठन कैसा था, इसकी उपलब्धियां क्या क्या है, राष्ट्रसंघ ने क्या क्या काम किए, कहाँ किस किस क्षेत्र में उनको सफलता मिली, और इसके बाद असफलता के कारण क्या थे, यानी असफल क्यों हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्ध, कारण एवं परिणाम। राष्ट्रसंघ बना और असफल भी हो गया। फिर जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1 सितंबर 1939 से लेके 15 अगस्त 1945 तक। तो जो है इसके कई कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के, लेकिन मुख्य रूप से जो वर्साई संधि थी जो की गई थी जर्मनी के साथ, वह बड़ी अपमानपूर्ण संधि थी, जिससे जर्मनी
अपना अपमान समझता था और अंदर ही अंदर घुटता रहता था और सोचता रहता था कि कब जो है मैं बदला लूं। तो ये कारण था मुख्य रूप से, और भी बहुत सारे कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से जो है एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ी जिससे जो है इन महाविनाशकारी युद्धों को रोका जा सके, या किस प्रकार मिल बांट के जो है समस्याओं का समाधान किया जा सके, ताकि ऐसा फिर से युद्ध ना हो, ऐसा विनाशकारी युद्ध ना हो। तो उसके बाद जो है इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो 24 अक्टूबर 1945 से प्रारंभ हुआ। तो उसके जन्म और उसके संगठन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये थे आपके पांचों इकाइयों के चैप्टर, जिनका हम विस्तार से क्रम से लगातार करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।